Assalamualaikum students, hope so all of you are fine. Today we will discuss about production and transport of the egg. यानी कि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे। हमने इन प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं। आज हम बात करेंगे प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द एग, यानी कि एग की प्रोडक्शन कैसे होती है और ट्रांसपोर्ट कैसे होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो बेसिकली हमने कल स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था कि फीमेल के अंदर जो गोनेड्स होते हैं वो क्या कौन से होते हैं, पेयर्ड ओवरीज होती हैं। इनके अंदर पेयर्ड ओवरीज होती हैं, यानी कि एक ही पेयर होता है ओवरीज का, पेयर्ड ओवरीज होती हैं। इट्स मीन्स 2 ओवरीज। ये 2 ओवरीज क्या करती हैं, एक तो एग को प्रोड्यूस करती हैं और दूसरा काम क्या करती हैं, फीमेल हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं। एग की प्रोडक्शन और फीमेल हार्मोन्स। फीमेल हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन्स आ जाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये 2 हार्मोन जो हैं कौन रिलीज़ करती हैं, ओवरी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। बेसिकली ये ओवरीज कहाँ पर पाए जाते हैं, ये एब्डोमेन का जो पेल्विक पार्ट होता है ये वहाँ पर मौजूद होती हैं ये ओवरीज जो हैं। अब बेसिकली इनके अंदर होता क्या है, इनका जो कुछ स्ट्रक्चर होता है, जितनी भी फीमेल्स हैं उनके आफ्टर द बर्थ के बाद उनके अंदर क्या होता है, एक प्राइमरी ओसाइट्स मौजूद होता है। ठीक है, प्राइमरी ओसाइट्स बिफोर मिचोरेशन से पहले उनके अंदर कौन सा प्राइमरी ओसाइट्स जो हैं मौजूद होता है। प्राइमरी ओसाइट्स बेसिकली कहते हैं इमेच्योर एग को। ओसाइट्स किस चीज़ को कहते हैं, इमेच्योर एग को कहते हैं, यानी कि फीमेल्स के अंदर इमेच्योर एग जो है होता है। अब बेसिकली जैसे ही फीमेल मेच्योर होना शुरू होती हैं तो इनके अंदर 2 हार्मोन्स होते हैं, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो क्या करता है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो हमारा हाइपोथैलेमस है, ये गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या हुक्म देता है कि गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करो। अब गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, अब बेसिकली ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या करता है कि प्राइमरी ओसाइट्स के अंदर जो डेवलपमेंट को स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जब प्राइमरी ओसाइट्स के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट होती हैं तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो क्या है वो क्या करता है, वो उनके अंदर प्राइमरी ओसाइट्स के अंदर फॉलिकल्स को बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इन फॉलिकल्स को हम कह सकते हैं कि ओवरियन फॉलिकल्स का नाम भी दे सकते हैं, ग्राफिन का नाम भी दे सकते हैं। क्या, ओवरियन फॉलिकल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब बेसिकली आगे जैसे ही एग मैच्योर हो जाता है, फ़र्ज़ करें कि ये एक प्राइमरी ओसाइट्स था। ठीक है, अब जैसे इसने मैच्योरिटी की तरफ जाना है, इनके अंदर क्या बन जाते हैं, एक फॉलिकल बन जाती हैं। ठीक है, अब ये फॉलिकल क्या करती हैं कि एग को क्या कर देती हैं, मैच्योर कर देती हैं। एग क्या हो जाता है, जैसे ही एग मैच्योर होता है, अब जैसे ही एग मैच्योर होता है, मैच्योर एग, इसको हम क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी ओसाइट्स का। ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट्स, इसको हम सेकेंडरी ओसाइट्स का नाम देते हैं। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल्स क्या करती हैं कि मैच्योर एग को क्या कर देती हैं, एग अपनी फॉलिकल्स क्या करती है कि इन्वर्ट, ये फॉलिकल क्या करती हैं कि मैच्योर एग को रिलीज़ कर देती हैं। ठीक है, ये उनके अंदर एग जो मैच्योर हो चुका है, अब ये फॉलिकल्स क्या करेंगी, एग को अपने अंदर से क्या कर देंगी, रिलीज़ कर देंगी। ठीक है, ये एग जो है फर्ज करें कि ये रिलीज़ हो चुका है, ये फॉलिकल क्या करती हैं कि मैच्योर एग को रिलीज़ कर देती हैं। ठीक है, अब जैसे ही एग जो है रिलीज़ हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं, ओव्यूलेशन का नाम देते हैं, ओव्यूलेशन, यानी कि रिलीजिंग ऑफ एन मैच्योर एग या सेकेंडरी ओसाइट्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन का नाम देते हैं। अब ये जो फॉलिकल्स हैं जिन्होंने एग को रिलीज़ किया है, ये फॉलिकल क्या करती हैं, इनवर्ड अंदर की तरफ जो है इनके ग्रो कर देती हैं, यानी कि इनके अंदर मज़ीद डेवलपमेंट आना जो स्टार्ट हो जाती है। अब ये डेवलपमेंट कौन लेकर आता है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेकर आता है। पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है कि इन फॉलिकल्स के अंदर ये एक डेवलपमेंट लेकर आता है, उसको हम वो डेवलपमेंट लाने की वजह से उनके अंदर क्या बन जाती है, एक येलो बॉडी बन जाती है, येलो
बॉडी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। उस येलो बॉडी को हम नाम देते हैं कॉर्पस ल्यूटिनम का। ठीक है, जब एग जो है रिलीज़ हो जाता है, फॉलिकल जो है एग को रिलीज़ कर देते हैं, उस प्रोसेस का नाम देते हैं हम ओव्यूलेशन का नाम देते हैं। ठीक है, जबकि जो फॉलिकल्स हैं वो बाद में उनके अंदर जो डेवलपमेंट आती है वो अपने अंदर क्या बना लेती हैं, एक येलो बॉडी बना लेती हैं। उस येलो बॉडी को हम नाम देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम का नाम देते हैं। उसके बाद ये येलो बॉडी क्या करती हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन क्या होता है, ये एज अ टेम्परेरी टिश्यू के तौर पर काम करते हैं। टेम्परेरी एंडोक्राइन टिश्यू क्या मतलब, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में तो आप पढ़ा होगा। ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, सिक्रीशंस करते हैं हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स की। तो ये टेम्परेरी एंडोक्राइन टिश्यू के तौर पर काम करता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है क्या करता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन की प्रोडक्शन करता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, ये क्या करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की रिलीजिंग करता है। कौन, एंडोक्राइन टिश्यू जो होते हैं। तो ये वही आ गए, यानी कि ओवरीज क्या रिलीज करती हैं, एक तो एग की प्रोडक्शन करती है, दूसरा फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। वो कौन कर रहा है, एंडोक्राइन टिश्यू कॉर्पस ल्यूटियम जो है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एग जो है रिलीज हो चुका है, यानी कि ओव्यूलेशन हो चुकी है। ये तो प्रोसेस समझ लिए कंप्लीट हो गए। अब आगे का जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। और अब हम बात करते हैं ओव्यूलेशन की, यानी कि जो एग रिलीज़ हुआ है, ओव्यूलेशन हुई है, अब उसका क्या होगा। अब ये जो एग रिलीज़ हुआ है, अब ओव्यूलेशन हो चुकी है, अब ये क्या करेगा, मूव करेगा। किस में मूव करेगा, फ्लोपियन ट्यूब्स, या जिसको हम यूट्रन ट्यूब्स का नाम भी देते हैं। ठीक है, यूट्रन ट्यूब्स या फैलोपियन ट्यूब्स, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यूट्रन ट्यूब्स और फैलोपियन ट्यूब्स। अब ये उसमें मूव करेगा, स्कैंडियोसाइट्स जो है, किसके ज़रिए, यूट्रस के ज़रिए। और कहाँ पर पहुँच जाएगा, अच्छा फैलोपियन ट्यूब से होकर फैलोपियन ट्यूब के ज़रिए, यूट्रन ट्यूब के ज़रिए किस में पहुँच जाएगा, यूट्रस के अंदर पहुँच जाएगा। अब बेसिकली ये पहुँचता कैसे, ये होते हैं, अब बेसिकली ये एग जो है मूव कैसे करता है, कैसे यूट्रन ट्यूब्स के अंदर जाता है, कैसे एग जो है यूट्रस तक पहुँचता है। ये बेसिकली जैसे ओवरी के पास होते हैं फिम्बराई। ये जो फिम्बराई क्या करते हैं, फिर ये फिम्बराई क्या कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये ओवरी के बिल्कुल पास होते हैं, यानी कि जहाँ से यूट्रन ट्यूब शुरू होती है, फैलोपियन ट्यूब शुरू होती है। अब ये फिम्बराई क्या करते हैं कि एग्स को पुश करते हैं, कहाँ पर, यूट्रन ट्यूब्स की तरफ एग को पुश करते हैं। ठीक है, फिम्बराई जो है, अगर फिम्बराई ना हो तो यूट्रन ट्यूब तक एग पहुँचे ही ना। ये फिम्बराई क्या करते हैं, यूट्रन ट्यूब तक, ओवरी तक जो है एग पहुँचाते हैं। और बेसिकली ये जो स्कैंडियोसाइट्स है, ईच मंथ ये रिलीज़ होता रहता है। और मोशन ऑफ फिम्बराई जो है वो यूट्रन ट्यूब्स और ओवरी के ज़रिए ट्यूब तक एग को पहुंचाती रहती है। तो बेसिकली होता है फिम्बराई का काम। अब चूँकि अब देखिए, जब स्पर्म के हमने प्रोडक्शन का पढ़ा, स्पर्म के पास क्या होते हैं, स्पर्म को मूव करवाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उनके पास तो फ्लैजिला होता है। अब इनके पास तो कोई फ्लैजिला नहीं है, इनके पास स्कैंडियोसाइट्स के पास तो कोई अपनी चीज़ नहीं है। अब बेसिकली इनके अंदर क्या होता है कि पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, किसकी, ट्यूब की, और वेविंग मोशन ऑफ द सीलिया की। क्या होती है, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक, कॉन्ट्रैक्शन। अब ये पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन के ज़रिए क्या करता है कि एग जो है यूट्रन ट्यूब्स के अंदर मूव करता है। अब बेसिकली जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर होती है कि जो यूट्रन ट्यूब्स का जो फर्स्ट पार्ट होता है, कि कुछ पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट पर ही फर्टिलाइजेशन होती है। यानी कि फ़र्ज़ कर लें, ये आप एक डायग्राम देखें कि जैसे फिम्बराई से ये एग जो है निकलता है, ठीक है, फिम्बराई से यूट्रन ट्यूब्स के अंदर आता है, यूट्रन ट्यूब्स के जब इस पॉइंट पर पहुंचता है तो क्या होना शुरू हो जाती है, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। यानी कि स्पर्म सेल आकर एग के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं। उसके बाद एग की जो है क्लीवेज होती है, यानी कि उनके अंदर मज़ीद डेवलपिंग होती है, जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है, मियोसिस का प्रोसेस होता है, वो सारा प्रोसेस होता है। और फिर एग जो मूव करके किस में आ जाता है, यूट्रस के अंदर आ जाता है। यूट्रन ट्यूब के ज़रिए किस में आ जाता है, यूट्रस के अंदर आ जाता है। उसके बाद जो एग है वो किस में इम्प्लांट हो जाता है, यूट्रस के जो लास्ट पार्ट है सर्विक्स के ऊपर, उसमें इम्प्लांट हो जाता है। और बेसिकली एक जब इम्प्लांट होने से पहले क्या होता है कि इसका एक ब्लास्टोसाइट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ब्लास्टोसाइट। ये ब्लास्टोसाइट क्या है, एक बॉल टाइप होता है,
कि जिसके अंदर एम्ब्रियो जो डेवलप हो चुका होता है, ठीक है, बॉल टाइप होता है, और बेसिकली ये यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है। इसके अंदर क्लीवेज की वजह से, एग के फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज की वजह से, डेवलपिंग की वजह से, तो ये एक बॉल टाइप इसकी शेप बन जाती है, उसको हम ब्लास्टोसाइट का नाम देते हैं। और बेसिकली ये जैसे एग जो है इम्प्लांट हो जाता है, बाकी सारा प्रोसेस जो है वहीं पर ही इसका होता है, यानी कि उसकी ग्रोथ होती है, जितनी भी न्यूट्रिशन एम्ब्रियो को नरिश करना, सारा काम जो है वहीं पर यूट्रस के अंदर ही फिर होता है। उसके बाद बेसिकली हम बात करेंगे कि ये इसका जो प्रोसेस है ये सारा, यानी कि एग की फर्टिलाइजेशन का, जाइगोट बनने का, ये बेसिकली 4 to 7 डेज़ होता है। 4 to 7 डेज़ 4 to 7 डेज़ होते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो सेकेंडरी ओसाइट जो है वो क्या हो जाता है, डीजनरेट और यूट्रस ट्यूब्स के अंदर ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती। यानी कि जैसे ही एग जो है सेकेंडरी ओसाइट जो पहुँचता है, ठीक है, यूट्रस ट्यूब्स के अंदर, वो अगर फर्टिलाइजेशन स्पर्म सेल नहीं आते तो फर्टिलाइजेशन क्या हो जाती है, सेकेंडरी ओसाइट जो डीजनरेट हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर बेसिकली हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो यूट्रन ट्यूब्स है वो कहाँ पर ख़त्म होते हैं, यूट्रस पर। यानी कि इसके समझ लें कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना, ठीक है, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना। बेसिकली यूट्रस का तो फंक्शन आपको पता सारा पता चल ही गया होगा, यानी कि सारा यूट्रन ट्यूब के ज़रिए जो जाइगोट फर्टिलाइजेशन का जो एग है वो किस में आता है, यूट्रस के अंदर ही आता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद, सेकेंडरी ओसाइट्स जो है। और यूट्रस जहाँ पर ख़त्म होती है उस पॉइंट को हम कहते हैं सर्विक्स का नाम देते हैं, ठीक है। सर्विक्स, वेजाइना और यूट्रस को मिलाने वाला जो पार्ट है उसको सर्विक्स का नाम देते हैं। और बेसिकली जो वेजाइना की अगर बात करें, वेजाइना भी तो एक मस्कुलर ट्यूब ही है, ये इसकी लंबाई जो है तकरीबन 8 to 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और वाल जो होती है वेजाइना की बनी होती है स्मूथ मसल से और इलास्टिक टिश्यू से। उसके बाद अगर हम इनके एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स की बात करें तो उसके अंदर क्या आ जाता है, जेनिटेलिया आ जाता है, इंक्लूड मोस, प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, वेस्टिबुलर ग्लैंड, क्लिटोरिस एंड वेजाइनल ओपनिंग। ये सारे किसके पार्ट हैं, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स के पार्ट हैं। उसके बाद इसकी जो यूट्रस ट्यूब है, यूट्रस है, वो 3 किस्म के टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं, लेयर्स ऑफ टिश्यूज़। 3 टाइप्स ऑफ लेयर ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, लेयर्स ऑफ टिश्यू, ठीक है। फर्स्ट को हम कहते हैं एपिकार्डियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। फर्स्ट को हम क्या नाम देते हैं, पेरीमेट्रियम का नाम देते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं पेरीमेट्रियम कौन सी है। ये बेसिकली एक्सटेंड होती है बियॉन्ड यूट्रस टू फॉर्म द 2 ब्रॉड लिगामेंट, जो किस लिए काम आते हैं कि स्ट्रेच फ्रॉम द यूट्रस टू द लिटरल वॉल्स ऑफ द पेल्विस। पेरीमेट्रियम जो आउटर लेयर होती है, बाहर पर लेयर होती है, जो क्या काम करती है कि ये लिगामेंट्स को क्या करती है, एक्सटेंड करती है। यानी कि जब यूट्रस के जो लिगामेंट्स है वो स्ट्रेच होते हैं, एक्सटेंड होते हैं, उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, वो रैप्चर होने से इनको बचाती है पेरीमेट्रियम जो। उसके बाद आ जाएगी मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो मिडल लेयर होती है, ठीक है, इसका क्या फंक्शन होता है कि ये बेसिकली ये स्मूथ मसल्स होते हैं। मायो मीन मसल्स होता है और मेट्रा मीन वोम्ब। ये बनाती है कि यूट्रन वाल्स को बनाती है, ज़्यादातर यूट्रन वाल्स को कौन बनाती है, मायोमेट्रियम, मोस्ट ऑफ यूट्रन वाल्स, ठीक है। मायो का मतलब होता है मसल होता है और मैट्रियम का मतलब होता है वोम। उसके बाद आ जाती है एंडोमेट्रियम। अब बेसिकली एंडोमेट्रियम जो है ये स्पेशलाइज्ड म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो मुश्तमिल होती है बंडस ब्लड वेसल्स पे और सिंपल ग्लैंड्स पे। ये ब्लड वेसल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है और कुछ सिंपल से ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, सिक्रेशन वगैरह करते हैं और फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि इन मोस्ट यंग वुमेंस, जो ज़्यादातर यंग वुमेंस होती हैं बिफोर मैरिज या यंग वुमेंस होती हैं, उनकी जो वजाइनल ओपनिंग होती है उसमें एक थिन मेम्ब्रेन होती है, पार्शियली कवर्ड थिन मेम्ब्रेन, जिसको हम हाइमन का नाम देते हैं। हाइमन ये थिन मेम्ब्रेन होती है जो कहाँ पर होती है, वजाइनल ओपनिंग पर होती है, ठीक है। और ये बेसिकली उनके अंदर होती है जो यंग वुमेंस हैं आफ्टर मैच्योरेशन के बाद,
और बेसिकली अगर तो बाद औक़ात ये रैप्चर भी हो जाती है, किस वजह से, ड्यूरिंग प्लेइंग के दौरान या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के दौरान या किसी और एक्टिविटीज़ के दौरान ये क्या हो जाती है, ब्रोकन हो जाती, रैप्चर भी हो जाती है। उसके बाद हम कुछ मेमोरी ग्लैंड्स की बात करें कि मेमोरी ग्लैंड्स यानी कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट्स हैं। मेमोरी ग्लैंड्स ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं मिल्क को, ठीक है। इनको हम स्वीट ग्लैंड्स का नाम भी देते हैं, मेमोरी ग्लैंड या स्वीट ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड या स्वीट ग्लैंड का नाम देते हैं हम। ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये मिल्क की प्रोडक्शन करते हैं, जो किस लिए हेल्पफुल होता है, न्यू बॉर्न बेबीज़ की नरिशमेंट के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। और बेसिकली ये इनकी जो एडिपोज टिश्यू जो साइज़ है ब्रेस्ट का, ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है, एडिपोज टिश्यूज़ के ऊपर। जितने एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होंगे उतना ब्रेस्ट का जो साइज़ है फीमेल का वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये था आज का हमारा टॉपिक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आपको किसी टॉपिक की किसी सवाल की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।